तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 12 का ऑफिशियल पेपर लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, यह हिंदी का ऑफिशियल पेपर है जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आप सब जाकर यूपीएससी पे चेक कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल पेपर, ये ऑफिशियल पेपर है, कोई फेक पेपर नहीं है। तो आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सब इसका पूरा सलूशन करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर जारी किए गए हैं उसका सलूशन इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। पूरा विद सलूशन, पूरा पेपर का एक वीडियो मिलने वाला है और उस सभी पेपरों का सलूशन इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस पेपर को मैं आपको सभी को दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे वीडियो पर सलूशन आ रहा था, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे कि 12 में ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव आएंगे या नहीं आएंगे, इसका भी सलूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि खंड अ यानी आपका जो पेपर है 23 और 24 का है ना। यहाँ पर क्या है यानी 24 और 25 का है और पूर्णांक जो है प्यारे बच्चों आपका 100 नंबर का ही होने वाला है ना। पूर्णांक ना है 100 नंबर का। और जो पेपर है क्या है, समान हिंदी का पेपर है। किसका है? समान हिंदी का पेपर है। और यहाँ पर टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। कितना दिया गया है? 3 घंटे 15 मिनट। और कहा गया है, नोट में कहा गया है, एक नोट के प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 15 मिनट जो दिया गया है वो इस पेपर को पढ़ने के लिए आप सभी को दिया गया है। और दूसरा बात कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। यानी इस पेपर में 2 खंड है, यानी ये जो पेपर है 2 खंडों में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है और दोनों खंडों में जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको हल करना अति आवश्यक है। ठीक है। यहाँ पर देखिए खंड अ में क्या हुआ है कि आपका ऑब्जेक्टिव केवल 10 ही है। कितने हैं? ऑब्जेक्टिव केवल 10 ही हैं, जो कि 5 गद्य से 5 पद से आए हुए हैं। बहुत सारे वीडियो आ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव लॉन्च हो गए हैं, 12 में आएंगे। तो बच्चों वह जो न्यूज़ थी बहुत ही गलत थी। आपको उस पर डरना नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है कि ऑब्जेक्टिव 30 नहीं आएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि पेपर में कहीं पर भी 30 ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहा है। 5 उधर दिख रहा है, 5 इधर, यानी पूरे 10 ही आएंगे। जो जैसे पिछले साल पेपर आया था सेम उसी तरीके से इस बार भी आएगा। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं इसका पेपर का सलूशन कराता हूँ। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है प्यारे बच्चों, यह डॉक्टर संपूर्णानंद का है। किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। यानी इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो दूसरा क्या है? सही है। दूसरा क्वेश्चन है ख वाला कि पंडित लल्लू लाल की रचना है। यानी लल्लू लाल की रचना है, इनका पूरा नाम पंडित लल्लू लाल है। तो इनकी जो रचना है वो प्रेम सागर है। देखिए इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ कि इनका नाम क्या है? पंडित लल्लू लाल। क्या नाम है? पंडित लल्लू लाल। तो प से पंडित लल्लू लाल और प से प्रेम सागर। क्या है? प से प्रेम सागर। ठीक है। चलिए, और ग है कि पर्दा कहानी के लेखक है। क्या है? पर्दा कहानी के लेखक है। तो जो पर्दा कहानी है प्यारे बच्चों, यह किसका रचना है? तो यशपाल की है। किसकी रचना है? यशपाल की। आगे क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है कि विष्णु प्रभाकर, राम बृजबेनीपुरी और राहु संकृतायन, राघे राघव। तो आपको बता दूं कि जिसका जो राइट आंसर है वो है विष्णु प्रभाकर। क्या है? विष्णु प्रभाकर। यदि आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर इस पेपर का आप सब PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कि बाण भट्ट की आत्मकथा है। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? जो बाण भट्ट की आत्मकथा है प्यारे बच्चों, यह इसका विधा कर बात करें तो ये उपन्यास है। इसमें आत्मकथा लिखा हुआ है लेकिन ये विधा किसका है? उपन्यास है। और इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यानी ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अब मैं आता हूँ पद की ओर। ये जो क्वेश्चन आता है अब ये पद कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है।
यहाँ लिखा है कि कामयानी किस युग की रचना है। हेलो, ये कामयानी किस युग की रचना है। ये जो कामयानी है प्यारे बच्चों, यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के लेखक हैं। तो यदि वे छायावादी युग के लेखक हैं तो प्यारे बच्चों उनकी रचना भी क्या होगी? छायावादी युग की होगी। किस युग की? छायावादी युग की ही होगी। तो इस प्रकार से कामयानी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो कौन सा कवि प्रगतिवादी युग का है? तो प्यारे बच्चों ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं ये प्रगतिवादी युग के लेखक हैं। कौन है? प्रगतिवादी युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आइए मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि मैं आपको क्या बता दूं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो प्यारे बच्चों जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ये कहा है 1943 है। कौन है? 1943 है। और बार बार पूछा था तार सप्तक का दूसरा प्रकाशन, तीसरा। तो यदि आप 1943 में 8 जोड़ देते हैं तो आपका दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बन जाएगा। यदि आप दूसरे वाले में 8 नंबर जोड़ देते हैं तो आपको तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी है। क्या है? 1943 ईस्वी है। इस प्रकार से आगे को हम लोग चलते हैं। लिखा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अभी मैंने आपको बताया जो कि देखिए यहाँ पर प्रिय प्रवास, साकेत और ये भारतीय का सब क्या है? द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास, सहयोगी, साकेत, मैथिली गुप्त, भारत भारती, मैथिली गुप्त, ये सब क्या है? द्विवेदी युग की रचना है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो कामयानी रचना है यह क्या है? छायावादी युग की रचना है। किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। इस प्रकार से जो है जो द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है? तो कामयानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कामयानी है यह छायावादी युग की रचना है। किस युग की है? छायावादी युग की रचना है। आगे अंगा वाला क्वेश्चन है कि अर्श साहब के कवियों का संबंध किस भक्ति काल से है। यानी आप जब सूरदास अर्श साहब के कवि हैं ना, तो सूरदास जी ने क्या किया है? कृष्ण जी के बहुत ही मनोरम वर्णन किया है अपने काव्य कृतियों में। तो इस प्रकार से जो अर्श साहब के कवि हैं उनका जो संबंध है वो किस शाखा से है? तो भैया एक कृष्ण भक्ति शाखा से है। किस शाखा से? कृष्ण भक्ति शाखा से है। किस शाखा से? तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। अब आते हैं हम लोग गद्यांश की ओर। कहाँ आते हैं? गद्यांश की ओर। इसमें क्या होते हैं? 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और क्या है? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी पूरा गद्यांश आपका कितने नंबर का होगा? तो 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का होगा। तो यहाँ पर क्या है? प्रश्न 3 के दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी क्या है कि इस दिए गए गद्यांश में आधारित प्रश्न है और निम्नलिखित का आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सबसे पहले इसका जो आंसर है, यानी यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये गद्यांश दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्या है? 5 क्वेश्चन दिया गया है और जिसका आंसर क्या है आप सभी को इसी गद्यांश में देखने को मिलता है। लेकिन क्या हो, जो पहला क्वेश्चन है इसका आप लोगों को गद्यांश में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आपको कंसेप्ट वाला आपको बुक से पूछा जाता है जो कि आपको याद होना चाहिए। क्या पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ क्या होता है कि आपको कब का पता रहेगा कि लेखक का नाम पता रहेगा, यानी किस पाठ से गद्यांश लिया गया है और उस पाठ के लेखक कौन है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह असुंदरता कराती है, उससे कौन न परिचित होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों को पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इसकी सबकी जांच पड़ताल हमें आवश्यक है। तो ये जो गद्यांश है ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है? क्लास 12 के पहला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। क्या नाम है? राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र के स्वरूप से यह जो है गद्यांश लिया गया है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या किस पाठ से। तो ये गद्यांश जो है राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है और राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं वो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। कौन है? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं।
यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, चलिए ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ आप सभी को। लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से आपका पहला का क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। इस तरीके से यदि इतना आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का ही मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर है आपको पहले ही लाइन देखिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले ही लाइन में यहाँ पर कह रहा है कि धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण क्या है, वह वसुंधरा कहलाती है। तो उसका क्वेश्चन देखिए पहली ही लाइन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखिए जितने भी वाक्य के नीचे यहाँ पर कहा है लाइन बनी हुई है ना, इसे ही कहते हैं क्या, रेखांकित अंश कहते हैं। और इसी को क्या करना है, अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा क्या करना है, व्याख्या करना है। आप सभी को क्या करना है, डायरेक्ट यही चीज उठाकर नहीं लिख देना है, थोड़ा सा अपने तरफ से क्या करना है, ऐड करके लिख देना है। यदि आप ये भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, अपने तरफ से कुछ जोड़कर क्या करना है, इसमें लिख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के देह को कौन सजाया है। तो प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्या करना है, गद्यांश में ढूंढना होगा। फिर यहाँ पर है कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु तो हमें क्या करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे अंतिम लाइन में लिखा हुआ है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच करनी आवश्यक है, यानी इस सब की जांच हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आप जाते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे गद्यांश की ओर। ठीक है, दूसरा गद्यांश आप लोग यहाँ बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसका मैं संदर्भ नहीं बताऊंगा आपको पढ़कर, लेकिन इसमें जितने क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जितने भी यहाँ पर वाक्य के नीचे यहाँ पर लाइन बनी हुई है उसका आपको व्याख्या कर देना है आपके शब्दों में। फिर कहा है गद्यांश का भाव स्पष्ट करना है। क्या करना है, यानी लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। क्या करा है कि लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। इस तरीके से आप सभी का है उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, पद्यांश की ओर। तो चौथा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपको पद्यांश का देखने को मिलेगा। इसमें भी क्या होंगे, गद्यांश पद्यांश आपको दिया जाएगा और इसमें भी क्या होंगे, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गद्यांश है, मेरे पद्यांश है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, हम अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ठीक है, कौन सा पद है, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। ठहरो मुझे मत रोको, कहूँ जो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार तो उसे चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मैं मन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। प्यारे बच्चों ये जो पद्यांश है आपके मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा कैकेयी के अनुताप में से लिया गया है। तो आप सभी को जितने भी इसमें गद्यांश है, पद्यांश है, ऑब्जेक्टिव है, जितने भी चीज़ें हैं आप लोगों को अपने हाथों से नोट डाउन करके इस पेपर को तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें का जो क्वेश्चन है बेटा आप सीधे बोर्ड में उतर आते हैं। इसकी बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इसमें का जो क्वेश्चन है वो सीधे बोर्ड में उतर आते हैं। तो आप सभी को इस पेपर को गहराई में लेते हुए इसका क्या करना है, सोल्यूशन करना होगा।
आइए यहाँ पर 5 क्वेश्चन किस प्रकार हैं उसका मैं सलूशन कराता हूँ, ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूंगा पद्यांश का कि आपको क्या करना है कि लेखक का नाम और इस किस पाठ से किस गद्यांश का लिया गया है उसका आपको बताना चाहिए। इस प्रकार से आप क्या करने से संदर्भ लिख सकते हैं बहुत आसानी से। किस प्रकार से लिखना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको लिखना कैसे होगा, उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित कई के अनुताप नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता, लेखक नहीं रचयिता, इसके जो रचयिता है वो कौन है, मैथिली शरद गुप्त जी हैं। इस प्रकार से आपका संदर्भ पूरा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रिय बच्चों कि उपर्युक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रिय बच्चों जितने भी यहाँ पर जिस भी लाइन के नीचे क्या हो, जितना भी लाइन खींची यहाँ पर लाइन खींची हुई है उसके नीचे उसे क्या कहते हैं, रेखांकित अंश कहते हैं। आज आपको उसी का व्याख्या करना होगा अपने शब्दों में, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि यहाँ पर करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों। जहाँ पर आपको जहाँ लिखे पहाड़ सा पाप ना, क्या लिखा है, पहाड़ सा पाप, जहाँ आपको लिखे सा आसी से, यहाँ पर जो भी आपको ये सब लिखे सासी से, तो वहाँ पर प्यारे बच्चों हमेशा ही क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो इसमें क्या है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों, तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में बेटा उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। चलिए मैं अब लोग आता हूँ अगले पर। यहाँ पर देखिए लज्जा शिलापथिक महिला कहीं दृष्टि आवे, होने न देना विकृतोष्णा, तो उस सुंदरी को थोड़ा सा भी श्रमिक वह गोद में ले, श्रांति को मिटाना, होठों की और कमल मुख मलता है को मिटाना। प्यारे बच्चों यह जो पद्यांश है आपके साइंस के पहले पाठ से, यानी जिसका नाम पवन दूत का है और जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, उनके द्वारा क्या है उस पाठ से जो पद्यांश है वो लिया गया है और इसके जो लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्य उसका पद्यांश लिखे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इसका जो सोल्यूशन है आप सभी को पूरा कहाँ मिल जाएगा, इसी पद्यांश में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक है कि होठो और कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कमल मुख ना, कमल मुख, तो कमल मुख क्या है, कमल रूपी मुख। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है पर बच्चों, कमल रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। यहाँ पर है कि जलद कृषक ललना, तो जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद मतलब बादल होता है, क्या होता है, जलद यानी जल द माने देने वाला, तो जल देने वाला यानी बादल, ठीक है। कृषक ललना, तो कृषक मतलब किसान, ललना माने पुत्री, यानी कृषक ललना में अरे कृषक माने किसान की पुत्री या फिर किसान की पत्नी भी आप सब कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन आपका होगा उसमें क्या होगा कि आपको दिया जाएगा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए, लेखक और कवियों का क्या होगा, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए दिया जाएगा 5वां क्वेश्चन में। और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और शब्द सीमा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 80 शब्द दिया है। कितना दिया है, 80 शब्द। ये नहीं कि आप 2 से 3 पेज लिख दिए, बहुत सारा बना कर लिख दिए, लेकिन बच्चों उसमें आपको पूरा नंबर नहीं मिल जाएगा। ये नहीं कि बहुत 5 नंबर का है, 5 नंबर का है आपको 6-7 नंबर मिल जाएगा, नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको नंबर 5 ही मिलेगा। तो क्यों ना आप 80 शब्द ही लिखे, क्योंकि जितना बोर्ड कह रहा है उतना ही टाइम, उतना ही शब्द सीमा में लिखिए, क्योंकि आपका टाइम भी बचत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 3 लेखक दिए जाएंगे और यहाँ पर एक लेखक का आप सभी को क्या करना होगा, साहित्यिक परिचय लिखना होगा और उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना होगा। और उसी प्रकार आपको यहाँ पर ख में दिया जाएगा प्यारे बच्चों कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का, उनकी प्रमुख प्रकाश डालिए, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा कवियों का, और क्या करना होगा कि साहित्यिक परिचय लिखना होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको एक बता दूं कि बोर्ड ने कहा है कि जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखें, चाहे लेखक का लिखें चाहे कवि का लिखें, तो प्यारे बच्चों आप सभी को क्या करना होगा, एक फ्लो चार्ट इस तरीके से बना देना है, यानी संक्षिप्त परिचय देना होगा। यहाँ पर करना क्या है कि जन्म लिखेंगे, यहाँ पर जन्म स्थान, माता पिता का नाम, प्रमुख कृतियाँ, उल्लेख और उपाधि क्या है, क्या उपाधि साहित्यिक में क्या होता है, इसके बाद प्रमुख रचना लिखेंगे, फिर मृत्यु लिखेंगे। यानी इस प्रकार से आप सभी को क्या करना होगा, एक
संक्षिप्त परिचय देकर तब आपको साहित्यिक परिचय हिडन है। इसके बाद साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में लिखकर प्रमुख कृतियों का उल्लेख कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे छठवां क्वेश्चन आपका होगा प्यारे बच्चों कि इसमें आपको कहानी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कहानी दिया जाएगा। और आप सभी को कहानी का उद्देश्य सारांश भी आता है, सारांश का उद्देश्य आता है। तो शब्द सीमा, अधिकतम शब्द सीमा कराए 80 शब्द। 80 शब्द का मतलब कि लगभग हो सकता है 1.5 पेज। 80 शब्द मतलब 1.5 पेज हो सकता है। ठीक है, लगभग 1.5 पेज आपको लिखना होगा। यानी 80 शब्द का कहा था, जीवन साहित्यिक परिचय भी कहा था। और 80 शब्द क्या कहा है कि कहानी भी लिखना है ना। तो 80 शब्दों में आप सभी को यानी 1.5 पेज लगभग कहानी लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य का प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बच्चों यह जो खंडकाव्य है अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। तो आप जिस भी जिले में है, जैसे कि मिर्ज़ापुर में क्या चलता है? आलोक वृत्त चलता है ना, मिर्ज़ापुर में आलोक वृत्त चलता है। तो इस प्रकार से आप जिस भी जिले का है उसको इसका तैयार कर लेना है। ये 5 नंबर का आपको देखने को हर साल मिलता है और हर एक सेट में मिलेगा। ठीक है, हर एक सेट में मिलेगा। यह जो नंबर होता है प्यारे बच्चों बहुत ही ठोस नंबर होता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना। इसके बाद जो आपका 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ मतलब कि संदर्भ सहित अनुवाद, यानी संदर्भ के साथ अनुवाद करना होगा। ठीक है, और किसमें? हिंदी में। तो ये जो है महाविद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पटु, ये जो गद्यांश है संस्कृत का, ये कहाँ लिया गया? महामना मालवी से लिया गया है। इसका आप सभी को क्या करना है? हिंदी में अनुवाद कर देना है। फिर यहाँ है कि हंस राजा तदेव परिषद मध्य आत्मन, ये जो गद्यांश है आपका जातक कथा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जातक कथा से लिया गया है। इस प्रकार से इसमें क्या होगा? आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर दिए गए पद्यांशों में किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ का मतलब होता है कि आपको संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में अनुवाद लिखना है। यदि आप संदर्भ लिखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको 2 नंबर मिलेगा। यदि आप क्या करते हैं कि व्याख्या करते हैं तो आपको 5 नंबर, यानी संदर्भ और व्याख्या दोनों को मिलाकर आपको 7 नंबर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है? वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार चलाना, टका सा जवाब देना, दाल में कुछ काला होना। जैसे कि मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिखना है और हिंदी और वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर है कि दाल में कुछ काला होना मतलब कि संदेह होना ना, क्या होना? कि संदेह होना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, तो इस प्रकार से हो जाता है ना इसका अर्थ। फिर यहाँ पर देखिए पिछले साल से ही इसको ऐड किया गया है कि अपठित गद्यांश। क्या है? अपठित गद्यांश है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी संधि वंधि होती है, विभक्ति होती है, वो सब नहीं आएगा साइंस में, यानी सामान्य हिंदी में। ये जो संदर्भ क्या है? संधि है, विभक्ति है, वचन है, लकार है, ये सब नहीं आएगा। आप लोग इसमें भ्रम में न रहिएगा। यदि आपके स्कूल में कहते हैं तो आप लोग मत तैयार कीजिएगा, क्योंकि नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। साइंस के यानी जो सामान्य हिंदी के पेपर में संधि वंधि नहीं आएगा, उसके जगह पे आप सभी को क्या दिया गया है? अपठित गद्यांश दिया गया है, जो कि बिना पढ़ा हुआ आएगा आप सभी को। लेकिन ये बहुत आसान होता है, आप सभी को इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन, यानी इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 5 नंबर का आता है 3, और इसमें क्या होगा कि आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। बहुत ही आसान होता है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 दिया जाएगा, जो आपको आसान लगे उसका आप लोग आंसर दे सकते हैं। और ये भी बता दूं कि हिंदी का कॉपी कैसे लिखा जाएगा, किस प्रकार से टॉपर अपनी हिंदी कॉपी लिखता है, उसका मैं इसमें इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अपने हाथों से कॉपी लिखूंगा और पूरा तरीके से क्या करूंगा, एक परफेक्ट कॉपी आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्यारे बच्चों हिंदी में 97, 98, 99 नंबर आते हैं हर एक बच्चे का। ठीक है,
यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या है, शब्द युग्म मानी कि जैसे कि वसन व्यसन। वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र, और व्यसन माने आदत। कहते हैं वसन माने वस्त्र और व्यसन माने आदत। जो क्या है यहाँ पर लिखा है सी नंबर कि वसन माने वस्त्र और आदत ना। तो ये जो आंसर है ये पहला का कौन होगा, तीसरा यानी सी वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। यहाँ पर है कि अम्बुज और अम्बुद। देखिए इसमें मैं बताता हूँ, बहुत सारी एकदम बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। देखिए अम्ब माने क्या होता है, पानी ना। अम्ब माने क्या होता है, पानी ना। अम्ब माने पानी। तो यहाँ पर देखिए खेला किसमें है, ज में। तो अम्ब माने ज मतलब जन्म लेने वाला ना। तो अम्बु माने पानी में जन्म लेने वाला। तो पानी में कौन जन्म लेता है, कमल ना। कौन लेता है, जल, कमल लेता है। और अम्बुद, अम्बु माने पानी और द माने देने वाला। तो पानी कौन देता है, बरसात के मौसम में बादल देता है। कौन देता है, बादल। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्या हो गया, अम्बुज का मतलब हो गया कमल और अम्बुद का मतलब बादल हो गया। तो जो सी वाला आंसर है प्यारे बच्चों वो सही हो जाएगा, यानी कमल और बादल। आइए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, देखते हूँ कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए। जैसे अंबर हो गया, अंबर का मतलब होता है वस्त्र ना। अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है। अंबर का मतलब आकाश होता है। अंबर का मतलब वस्त्र होता है, आकाश होता है। बीज का मतलब ब्रह्मा होता है। नग का मतलब सांप होता है। और नग का मतलब होता है पर्वत होता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर गौड़ा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें वाक्यों के लिए यानी एक शब्द आपको दिया जाएगा। तो जैसे कि जो आंखों के सामने है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं ना। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और मेरे बच्चों यहाँ का है कि दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जिज्ञासु कहते हैं। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर घ वाले क्वेश्चन में। घ वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक अशुद्ध शब्द दिया जाएगा ना। अशुद्ध शब्द दिया जाएगा जो कि आपको शुद्ध करना होगा। जैसे यहाँ दे, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो ना। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल हैं। इस सरोवर में अनेकों, अनेक बेटा अनेक का मतलब ही होता है बहुत सारे। अनेक को आप अनेकों नहीं कर सकते हो ना। इसमें क्या है कि अनेकों नहीं रहेगा, यानी इसका जो शुद्ध वाक्य बन रहा है तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं ना। अनेकों नहीं कर सकते क्योंकि अनेक का मतलब ही होता है बहुत सारे। तो आप अनेकों को अनेकों नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर है 12वां क्वेश्चन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है कि इसमें आपको रस छंद अलंकार दिए होते हैं जो कि हर साल आता है। जाहिर सी बात है इसको आपको तैयार कर लेना है। यदि आप सब कहेंगे तो मैं इसका 6 नंबर आप सभी का क्लियर करा दूंगा। एक ही वीडियो में रस छंद अलंकार तीनों लेकर आऊँगा। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन है कि वीर रस तथा हास रस का स्थायी भाव के साथ उसका उदाहरण और परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन होगा, आप सभी को एक पत्र लिखना होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया कि बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र। फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी जिला अधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका 9 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, 9 नंबर का क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन में क्या होता है, आपको निबंध लिखना होता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कहा क्या गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। प्यारे बच्चों इसका अब यदि रूपरेखा बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर, 2 नंबर मिलते हैं। यदि आप क्या करते हैं कि पूरा निबंध लिखते हैं तो आपको 7 नंबर मिलते हैं। यानी रूपरेखा और निबंध दोनों को मिलाकर कितना नंबर मिलेगा, 9 नंबर मिलेगा। आप लोगों को रूपरेखा जरूर बनाना है क्योंकि यदि आप डायरेक्ट निबंध लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको 7 नंबर 2 नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, रूपरेखा लिखना होगा। तब इसके बाद आपको निबंध लिखना प्रारंभ करना होगा। इसमें जितने भी निबंध दिए गए हैं प्यारे बच्चों ये सब निबंध बार बार आते हैं। आपको मैंने कई बार बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या है कि इसमें का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें का जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर में का जो यूपी बोर्ड जारी करता है इसमें का सीधा क्वेश्चन बोर्ड में उतर आता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पूरे पेपर को हल किया प्यारे बच्चों, पूरे पेपर का सैल्यूशन देखा। आप सभी को यह पेपर जो है मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर इस पेपर का आप सब क्या करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप सब जाकर यूपीएमएसपी पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको सफ़ेद टाइप में दिखेगा, लेकिन मैंने इसको मतलब कि आकार दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए मैंने इसे पीला कलर का कर लिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने पूरे पेपर का हल सोल्यूशन देखा हिंदी का, और इसी तरीके से मैं जितने भी पेपर हैं पूरा पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा, इसी चैनल पर कराऊंगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।